अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन डिजीज़ से अब हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिजीज़ का इंसिडेंस कितना है। तकरीबन हर साल जो है 1 लाख लोगों में से 3 न्यू केसेस होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रिवेलेंस जो है 1 लाख लोगों में 30 to 70 केसेस हो रहे होते हैं, 30 से लेकर 70 किसी भी टाइम पे। और सेंट्रल रोल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये क्रिटिकल होता है सेवरल मेजर एंडोक्राइन एक्सेस के लिए। जैसे थायराइड को भी वो रेगुलेट कर रहा है, एड्रीनल, गोनेडल। इसका मतलब है अगर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीफेसेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमी डिस्कस करें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है, हमें पता है कि वो एक बोनी कैविटी सेला टर्शिका में लोकेटेड होता है, बेस ऑफ द स्कल में, और उसको डायाफ्रामस सेला कवर करती है। ठीक है, डायाफ्रामस सेला क्या होता है, वो ड्यूरा मैटर का ही एक फोल्ड होता है, वो उसको कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे अगर हम देखेंगे तो उसके नीचे क्या रिलेशंस हैं, उसके साइड पे, उसके ऊपर। तो नीचे याद रखिएगा उसके स्फीनोइडल एयर साइनसेस होते हैं। अबव हमें पता है कि ऑप्टिक कियाज़म होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है। तो इसीलिए यही वजह है कि जो लार्ज पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं वो विजुअल डिस्टर्बेंस करवाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑप्टिक कियाज़म होता है। लेटरली जो है उसके कैवर्नस साइनसेस होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारी 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं, और इंटरनल कैरोटिड्स भी उन्हीं के अंदर हैं साइनसेस में, कैवर्नस साइनस में। ठीक है, तो उन पे प्रेशर पड़ेगा तो आई की मूवमेंट अफेक्ट होगी और बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे। अब लोब देखें, पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं, 2 मेन लोब। ठीक है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और दूसरा पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहेंगे। एंटीरियर लोब याद रखिएगा कि राथ के पाउच से डेवलप करता है और ये प्रोड्यूस करेगा और सिक्रीट करेगा हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ से रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स आएंगे तो ये सिक्रीट करेगा और प्रोड्यूस करेगा। जो पोस्टीरियर लोब है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये एक्सटेंशन है इसी की, हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन होती है और इनफंडिब्यूलर स्टॉक की मदद से ये अटैच है। ठीक है, जिसको हम पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। तो यानी ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ जो है वो एक स्टॉक की मदद से कनेक्टेड है। ठीक है, इनफंडिब्यूलर स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक। अब मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो है जो इस रीजन को अफेक्ट करता है वो याद रखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा, ये मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं पिट्यूटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। तो बहुत सारी डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिनके साथ पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिम्टम्स के साथ, लेकिन जो जनरल अप्रोच होती है टू इन्वेस्टिगेशन वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो अच्छा, उससे पहले आप थोड़ी सी एनाटॉमिकल रिलेशनशिप देख लें नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड के और हाइपोथैलेमस के। तो ये जो है सेजाइटल एमआरआई है और यहाँ पर ये कोरोनल एमआरआई, कोरोनल व्यू है। ठीक है, तो इसमें फिगर में देखें, सबसे पहले तो इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस फिगर में देखें, उसके यहाँ पर बिल्कुल ऊपर देखें ये ऑप्टिक कियाज़म। ठीक है, एंड ये 3rd वेंट्रिकल है। यहाँ पर ये एच से जो डिनोट किया गया है ये हाइपोथैलेमस है जिसको कनेक्ट कर रहा है, इनके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनफंडिबुलम कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो है पीपी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पर ये स्फीनोइड एयर साइनस है जो मैंने आपको बोला कि बिलो होंगे। ठीक है, इसी तरह ये फिगर देखें, यहाँ पर भी वही बात, ये 3rd वेंट्रिकल है, यहाँ पर ऑप्टिक कियाज़म है, ये स्ट्रक्चर जो है पिट्यूटरी स्टॉक है। ठीक है, ऊपर ऑप्टिक कियाज़म है, ये पिट्यूटरी स्टॉक है। ये 2 आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ हैं जो कैवर्नस साइनस में है, ये कैवर्नस साइनस है। ठीक है, उसके अंदर ये कैरोटिड्स हैं, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोरोनल व्यू है। अच्छा, ये फिगर देखिए, इसमें प्रिंसिपल एंडोक्राइन एक्सेस दिखाई गई हैं। कुछ मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो पिट्यूटरी से कंट्रोल नहीं हो रहे होते। ठीक है, उसमें हमारा आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि उसको कैल्शियम की कंसनट्रेशन कंट्रोल कर रही होती है। एड्रीनल जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, ग्लोमेरुलोसा जोन, उसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है कंट्रोल कर रहा होता है।
और इसी तरह एंडोक्राइन पैनक्रियास। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में रेगुलेशन दिखाई गई है और हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। सबसे पहले ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, इनहिबिन, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे। वो फिर फर्दर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन करवाएगा। ये एलएच एफएसएच गोनेड्स यानी टेस्टिस या ओवरीज पर एक्ट करेंगे और फिर टारगेट हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन, और उनका फंक्शन है इन द रिप्रोडक्शन। इसी तरह T3 जो है वो एज ए रेगुलेटर एक्ट कर रहा होता है। वो T3 की कंसनट्रेशन हाइपोथैलेमस में से TRH को सिक्रीट करवाएगी। TRH पिट्यूटरी पे TSH सिक्रीट करवाएगा। TSH जो है वो फर्दर फिर थायराइड पर एक्ट करके T4 T3 बनाएगा और मेटाबॉलिज्म होगा। यही TRH जो होता है जो हाइपोथैलेमस से निकला, तो वो प्रोलैक्टिन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। तो एक तो ईस्ट्रोजन स्ट्रेस जो है वो भी उसको रेगुलेट कर रहा है, डोपामिन सिक्रीट करवा के फिर प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। डोपामिन हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन। दूसरा TRH भी जो है पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस करवाएगा और वो ब्रेस्ट पर एक्ट करेगा एंड लैक्टेशन में हेल्प करेगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेटिंग हार्मोन यानी सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से बनाएगा। ठीक है, अब ये जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करके ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाएगा, लिवर में फिर लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3 बनेगा और ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। सर्केडियन रिदम, स्ट्रेस और कॉर्टिसोल, ये सारी चीज़ें कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाती हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से बना ये जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। पिट्यूटरी से ACTH बनेगा, ACTH फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। वहाँ से कोर्टिसोल और एंड्रोजन टारगेट हार्मोन्स बनेंगे जो स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेंगे। ऑस्मोलैलिटी, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें एज ए रेगुलेटर एक्ट कर रही होती हैं और हाइपोथैलेमस से वेजोप्रेसिन बनाएंगी। वेजोप्रेसिन ACTH के साथ भी उसका रोल है और वेजोप्रेसिन आगे जाके टारगेट ऑर्गन जो डिस्टल नेफ्रॉन होता है किडनी में, वहाँ पर एक्ट करेगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करके वाटर को बैलेंस करेगा। एंड लास्टली ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं। ठीक है, और LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर लोब जो होता है, पोस्टीरियर से सिर्फ ये 2 हार्मोन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस या ब्रेस्ट दोनों पे एक्ट करता है और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अब हम देखते हैं डिजीज़ेज़ ऑफ दी पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। जो भी इनकी डिजीज़ेज़ होती हैं हाइपोथैलेमस की और पिट्यूटरी को, उनको क्लासीफाई कर दिया गया है। एक है नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स। ठीक है, दूसरा उसकी वजह से नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स की वजह से जो है यानी ट्यूमर्स बन जाते हैं, जिसमें पिट्यूटरी में पिट्यूटरी एडिनोमा है, क्रेनियोफेरेंजियोमा और मेटास्टेटिक ट्यूमर। ठीक है, ये ट्यूमर्स जो हैं या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में या उसके आसपास से ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन ये हार्मोन वगैरह एक्सक्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, इनका मेन क्या है, डिजीज़ कैसे करवा रहे हैं, इनके मास इफेक्ट वजह से। ठीक है, अपने साइज़ की वजह से कंप्रेस करेंगे नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यू को, ये सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स को। तो इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा मोस्ट कॉमनली जो पिट्यूटरी ट्यूमर है। दूसरा क्रेनियोफेरेंजियोमा, जो रेमिनेंट्स ऑफ द रात के पाउच से अराइज करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा होता है वहाँ से अराइज करता है। ठीक है, तीसरा जो है मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, जो सेकेंडरी कहीं और जगह पे हो ट्यूमर मेटास्टेसाइज करके पिट्यूटरी में आए, जैसे ब्रेस्ट, लंग, किडनी। ठीक है, तो ये हो गए एक डिजीज़ की वजह। दूसरी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की डिजीज़ होती हैं हार्मोन के एक्सेस की वजह से, या हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, या हार्मोन की रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, चौथे ट्यूमर्स हो गए। हार्मोन का एक्सेस किस में हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसने इसको कलेक्टिवली लिख दिया है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन एक्सेस किस में से होगा, एक तो प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, ज़्यादा प्रोलैक्टिन बनाएगा। एक्रोमेगैली में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है, ACTH ज़्यादा बनता है। और रेयरली TSH, LH एंड FSH सिक्रीटिंग एडिनोमास, वैसे ये लेस कॉमन है, लेकिन ये भी हार्मोन एक्सेस की वजह से होते हैं। ठीक है, हार्मोन ज़्यादा बनेगा। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को हो गए। अब हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन एक्सेस की वजूहात हैं सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जो वेजोप्रेसिन है उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रिलीज़ होगा, ये हार्मोन एक्सेस में होगा। दूसरा सेकेंडरी कॉज है,
सेकेंडरी कॉज में है डिसकनेक्शन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी इसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन के लेवल जो है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर की वजह से ज़्यादा नहीं हुए, रादर इसमें एक्चुअली जो कनेक्शन होता है ना हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो डिसरप्ट हो गया है। वो किसी लार्ज नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है जो उस स्टॉक को कंप्रेस कर रहा है, हेड इंजरी की वजह से भी उनका कनेक्शन ख़त्म हो सकता है, या कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, डोपामीन सेंड कर रहा होता है ना। डोपामीन क्या करता है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो वो मतलब नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी तक भेज रहा होता है डोपामीन। तो अगर कनेक्शन ही डिसरप्ट हो गया तो डोपामीन पिट्यूटरी की तरफ जा नहीं रहा, तो उससे क्या होगा कि इनहिबिशन ख़त्म हो गई, तो फिर प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो उसको कहते हैं डिसकनेक्शन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, एक ये सेकेंडरी वजह हो गई हार्मोन एक्सेस की। अगली कैटेगरी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में हाइपोपिट्यूटरिज्म याद रखें, ठीक है, जिसमें एक या ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, डिजीज़, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, सर्जरी, हाइपोपिट्यूटरिज्म। और दूसरा हार्मोन की डेफिशिएंसी है हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसमें आता है क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ठीक है, जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है रिलीज़ की या प्रोडक्शन ऑफ वेजोप्रेसिन, उसकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और सेकेंडरी कॉज में आता है GnRH डेफिशिएंसी यानी कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम ये एक हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की ही एक स्पेसिफिक टाइप होती है, जिसमें FSH और LH की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम है ये जेनेटिक डिसऑर्डर। GnRH प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हाइपोथैलेमस में, वो सही से माइग्रेट नहीं कर पाते ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, तो उससे क्या होगा कि GnRH की मतलब कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, और एब्सेंट या डिलेड प्यूबर्टी होगी, एंड ऑफन इनको एनओस्मिया होता है इनको, यानी स्मेल नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू स्मेल। ठीक है, इनकी एब्सेंट या डिलेड प्यूबर्टी इस वजह से होगी, और इनएबिलिटी टू स्मेल। थर्ड कैटेगरी आती है हार्मोन रेजिस्टेंस। अब हार्मोन रेजिस्टेंस वाली भी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें नॉर्मल या इवन हाई लेवल होगा हार्मोन का ब्लड में, लेकिन जो टारगेट टिश्यू है वो उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसमें आता है ग्रोथ हार्मोन रेजिस्टेंस, लैरोन ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, नॉर्मल या इवन हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन बॉडी बना रही है, लेकिन उसके जो रिसेप्टर है ना ग्रोथ हार्मोन के, स्पेशली लिवर में, वो डिफेक्टिव है, तो अपना उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन फिर नहीं होगी फर्दर, तो उससे इनका शॉर्ट स्टेचर होगा और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम होंगे। ठीक है, लैरोन ड्वार्फिज्म। और दूसरी हार्मोन रेजिस्टेंस में आती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ADH तो है, ठीक है, अनलाइक द क्रेनियल डायबिटीज़ उसमें ADH ही नहीं था, यहाँ पर नेफ्रोजेनिक ADH है, लेकिन किडनीज जो है उसको टिब्यूल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ADH को। तो ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, डिजीजेज ऑफ द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर, हार्मोन एक्सेस, हार्मोन डेफिशिएंसी एंड हार्मोन रेजिस्टेंस। ठीक है, चारों कॉजेज़। अच्छा, जिसके बाद आता है कि हमने इन्वेस्टिगेशंस कैसी करवानी है पेशेंट में जिनमें आपको सस्पेक्ट है कि इनको कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिजीज़ है, तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। सबसे पहले तो आपने पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी है इस पिट्यूटरी डिजीज़ में, और या हार्मोन एक्सेस अगर है तो उस एक्सेस को आइडेंटिफाई करना है कौन सा हार्मोन एक्सेस में है, और इसके अलावा एनाटमी एंड डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हार्मोन की डेफिशिएंसी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले अगर ACTH है तो उसकी डेफिशिएंसी के लिए अलग टेस्ट है, उसके लिए हम करवाते हैं शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, इसको साइनेक्थिन टेस्ट भी कहते हैं, हम डिटेल में उस टॉपिक में फिर फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें साइनेक्टिन यानी जो सिंथेटिक ACTH होता है ना, वही एडमिनिस्टर किया जाता है, और ब्लड के कॉर्टिसोल लेवल बिफोर एंड आफ्टर मेजर किए जाते हैं। अगर हेल्दी एड्रिनल ग्लैंड होगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, कैसे, वो कॉर्टिसोल के लेवल उसके बढ़ जाएंगे। अगर एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो यानी उसको प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है या लॉन्ग स्टैंडिंग ACTH डेफिशिएंसी हो सकती है, एड्रिनल एट्रोफी। ठीक है, तो एक ये शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। दूसरा हम इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करते हैं ओनली इफ़ देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, दैट इज़ एक्यूट प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी वैसे ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है, याद रखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है दोनों को असेस करने के लिए, ACTH को भी और ग्रोथ हार्मोन के रिजर्व को भी देखने के लिए।
तो इसमें हमने इंसुलिन देना होता है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया हो पेशेंट को। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर होता है ना, जो हमारे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी स्टिमुलेट करेगा, ACTH को, ग्रोथ हार्मोन को। तो अगर इसमें तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें फिर कह रहा है कि इट्स यूज़ इफ़ देयर इज़ अनसर्टेनिटी विद द शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, स्पेशली अगर अक्यूट प्रेजेंटेशन है, बट मोर लेबर इंटेंसिव एंड कैरीज रिस्क। जैसे कि इसमें इंसुलिन दे रहे हैं तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो वैसे ये एज ए लेस कॉमनली एज अ फर्स्ट लाइन टेस्ट यूज़ होता है, लेस कॉमनली, ठीक है। अगर हमें अनसर्टेनिटी है इस वाले टेस्ट से, शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, तो हम ये करते हैं। वैसे ज़्यादातर नहीं किया जाता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ACTH की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है। अब LH या FSH की डेफिशिएंसी के लिए इन मेल्स मेजर द रैंडम सीरम टेस्टोस्टेरोन LH एंड FSH। जबकि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर लो टेस्टोस्टेरोन है, रैंडम जो सीरम टेस्टोस्टेरोन करवा रहे हैं लो मिल रहा है, और उसमें LH और FSH लो हैं या नॉर्मल हैं, इसका मतलब है कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। हाई LH या FSH मिल रहे हों और टेस्टोस्टेरोन लो हो, तो इसका मतलब है प्राइमरी टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि LH FSH सही है बिल्कुल, ऊपर से मसला नहीं है। इसी तरह प्री मेनोपॉजल फीमेल में आस्क इफ़ मेंसेस आर रेगुलर, ठीक है, उस हम वो पूछेंगे ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस को इन्वॉल्व करती हैं, अगर इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो वो हमने पूछना होता है, ठीक है। और वैसे फर्दर इसमें हार्मोन मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन, LH FSH। पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स होंगी उनमें रैंडम LH और FSH, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो हार्मोन होते हैं वेरी हाई होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। कौन से? FSH यानी 30 मोर देन 30 इंटरनेशनल यूनिट, LH मोर देन 20 इंटरनेशनल। ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके नेगेटिव फीडबैक नहीं रही, ओवेरियन हार्मोन्स से नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा, पोस्ट मेनोपॉजल है तो उनमें हाई मिलते हैं। अगर ये पोस्ट मेनोपॉजल में हम उनके ये रैंडम चेक कर रहे हैं ना, अगर ये लो मिल रहे हैं तो इसका मतलब है लो या नॉर्मल, तो कोई ना कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो LH या FSH की डेफिशिएंसी के लिए डिफरेंट एज ग्रुप, मेल में अलग है, प्री मेनोपॉजल के लिए अलग, पोस्ट मेनोपॉजल में फिर ये टेस्टिंग करवाई जाती है। तो इस तरह से हम उनकी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद TSH की डेफिशिएंसी को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो हम रैंडम जो T4 लेवल है वो मेजर करवाएंगे, ठीक है। TSH की डेफिशिएंसी क्या करवाती है? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमने रैंडम T4 यानी थायरोक्सिन के लेवल मेजर करवाने, ये इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें T4 के लेवल लो होने चाहिए। अच्छा, अनलाइक द प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें क्या होता है कि TSH के लेवल प्राइमरी में हाई होते हैं। जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें TSH के लेवल डिटेक्टेबल होंगे, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल होंगे या इवन लो होंगे फॉर द लो T4, ठीक है। क्योंकि जो T4 अगर लो है तो फिर उसमें TSH भी हमें लो मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि जो TSH प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी से, वो या तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है या फिर वो इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या तो TSH सिक्रेटिंग जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो इस वजह से हमें TSH जो है वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में लो मिलना चाहिए, लो या फिर नॉर्मल लेवल में। और T4 के लेवल्स भी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में लो होंगे, ठीक है। ये हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के लिए ओनली इन्वेस्टिगेट इफ़ ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज़ बीन कंटेम्पलेटेड, ठीक है। अगर वो स्टार्ट कर दी गई है, यानी अगर करनी है ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर कंटेम्पलेट करनी है, स्टार्ट करनी है, तो ही हम ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। उसमें करना क्या होता है, ये एक्चुअली क्यों, इसलिए क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं उनमें ये डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन की सटल हो सकती है, और इसीलिए उसकी क्योंकि रिप्लेसमेंट फिर अगर करनी हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस वजह से तो करना क्या है कि एक तो एक्सरसाइज के बाद, इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी मेजर की जाती है, क्योंकि हमें पता है एक्सरसाइज एक फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। तो अगर हमें वेरी लो या एब्सेंट ग्रोथ हार्मोन मिला एक्सरसाइज के बाद,
तो इसका मतलब है उसको डेफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन की। दूसरा, हम बाकी स्टिमुलेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे ACTH या ग्रोथ हार्मोन। ACTH की जो सिक्रीशन है वो ग्रोथ हार्मोन की तरह पल्सेटाइल होती है, तो इसीलिए हम डायनामिक स्टिमुलेशन टेस्ट जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं ताकि हम डेफिशिएंसी को कंफर्म करें। जैसे हम इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट कर रहे थे, या आर्जिनिन स्टिमुलेशन टेस्ट भी होता है, ग्लूकागोन स्टिमुलेशन टेस्ट, वो इस तरह के बाकी टेस्ट भी करवा सकते हैं। देन क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको कैसे हम डायग्नोज करें, यानी ADH की डेफिशिएंसी हाइपोथैलेमस से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इन्वेस्टिगेट ओनली इफ़ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा उसको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है या फिर उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट है, एक्सेसिव थर्स्ट, तो उसमें ही हम करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा कि सिम्टम्स जो है मास्क भी हो सकते हैं अगर पेशेंट को ACTH या TSH की डेफिशिएंसी है। जैसे अगर हाइपोकॉर्टिसोलिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उससे वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी, तो उससे पोलीयूरिया का फिर पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से सिम्टम मास्क भी हो सकते हैं साथ में अगर ये डेफिशिएंसीज भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बाकी कॉजेज़ पोलीयूरिया के एक्सक्लूड करने हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन के, जैसे और थर्स्ट के, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ में होता है उसको रूल आउट करना है, तो हम ब्लड ग्लूकोज भी चेक करेंगे। हाइपोकैलीमिया में होता है तो लो पोटेशियम तो नहीं है, चेक करेंगे। हाइपर कैल्सीमिया में भी पोलीयूरिया होता है तो हाई कैल्शियम लेवल चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस करवाते हैं जिसमें किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ADH को। ठीक है, हाइपोकैलीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, अनकंट्रोल डायबिटीज़। इसके अलावा क्रेनियल डायबिटीज़ के लिए हमने फिर वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करना होता है या 5% सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट। ठीक है, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट में हमने पेशेंट को पानी नहीं देना और यूरिन आउटपुट, यूरिन ऑस्मोलैलिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। क्रेनियल अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नेफ्रोजेनिक में उसकी ऑस्मोलैलिटी नहीं इंक्रीज़ होगी। कैसे? जब हम सिंथेटिक ADH देंगे। ठीक है, यानी हमने पेशेंट को वाटर डिप्राइवेशन पे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम उसका यूरिन आउटपुट, ऑस्मोलैलिटी, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस में किडनीज़ क्या कर रही हैं कि यूरिन को कंसनट्रेट नहीं कर पा रही, डिस्पाइट डिहाइड्रेशन है उसके बावजूद उसको नहीं कर पा रही। तो जब हम उसको ADH देंगे, सिंथेटिक ADH, डेस्मोप्रेसिन देंगे, तो उसकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्रेनियल डायबिटीज़ में। ठीक है, लेकिन नेफ्रोजेनिक में ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। दूसरा 5% सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट में क्या होता है, हमने हाइपरटोनिक सलाइन इन्फ्यूज़ करना है पेशेंट को, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी हमने बढ़ाई, तो ये करेगा क्या, नॉर्मली इसने ADH को फिर स्टिमुलेट करना होता है ऑस्मोलैलिटी जब बढ़ती है, तो इससे भी हम डायरेक्टली ADH का रिस्पॉन्स असेस कर सकते हैं टू अ ऑस्मोटिक स्टिमुलस जो हमने दिया। ठीक हो गया, तो ये 2 टेस्ट होते हैं क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए। अब ये हो गए सारे पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हार्मोन एक्सेस के लिए हम क्या टेस्ट करवाते हैं, हार्मोन एक्सेस के लिए जो हार्मोन है उसकी ओवर प्रोडक्शन के लिए हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के लिए सीरम प्रोलैक्टिन मेजर करेंगे। एक्रोमेगैली के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन के सप्रेशन नहीं होगी। जब हम ग्लूकोज देंगे तो ग्रोथ हार्मोन सप्रेस ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको एक्रोमेगैली है। कुशिंग सिंड्रोम के लिए भी जो है, कुशिंग सिंड्रोम को यानी हम कंफर्म करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जैसे 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल, लेट नाइट स्लाइवरी कॉर्टिसोल, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, फिर जो है फर्दर जो टेस्ट हैं वो करवाएंगे, जैसे ACTH लेवल, हाई डेक्सामेथासोन डोज सप्रेशन टेस्ट, वो फिर फर्दर हम रेलेवेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्टली कह रहा है कि डेफिशिएंसी भी देख लिया, हार्मोन एक्सेस भी देख लिया, अब आता है एनाटमी एंड डायग्नोसिस को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। उसमें हमने विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवानी होती है। ठीक है, जैसे अगर लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर है, ऑप्टिक कियाज्म को कंप्रेस कर रहा है, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकते हैं, बायोटेम्पोरल हेमियानोपिया, तो इसलिए हम गोल्डमैन पेरीमेट्री या ऑटोमेटेड पेरीमेट्री करवाएंगे। और दूसरा, इमेज द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस बाय MRI CT। ठीक है, MRI करवाते हैं, CT करवाएंगे। CT जो है, अगर MRI कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर CT हम करवाते हैं, तो उसमें हमें साइट एक्सटेंड, ये सारी चीज़ें ट्यूमर की पता चलेंगी कि कोई ट्यूमर है। क्योंकि इंसिडेंटलोमास भी हमें मिलते हैं
इंसिडेंटल फाइंडिंग MRI पे। तो इसीलिए इमेजिंग जो है ना वैसे तब करवानी चाहिए जब स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल या बायोकेमिकल सस्पिशन है पिट्यूटरी डिजीज़ का। एज अ रूटीन स्क्रीनिंग एसिम्टोमेटिक लोगों में ये नहीं करवाई जाती, ठीक है, इमेजिंग। तो यहाँ पर हमने सारी इन्वेस्टिगेशन देखी जो हम करवाते हैं, किस तरह से हम हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़ वालों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पिट्यूटरी डिजीज़ जो हैं बहुत से डिफरेंट सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं लोग। तो जनरल अप्रोच इन्वेस्टिगेशन की कंसिस्टेंट होती है। तो एक तो हमने हार्मोन डेफिशिएंसी की टेस्टिंग देखी, डायनामिक टेस्टिंग थी बहुत से पिट्यूटरी हार्मोन्स की, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ACTH, TSH, गोनेडोट्रोपिन। तो उनमें हम सिंगल रैंडम ब्लड टेस्ट उसमें इनसफिशेंट होता है टू डायग्नोज द डेफिशिएंसी या एक्सेस। क्यों? क्योंकि इनकी पल्सेटाइल सिक्रीशन हो रही होती है या वेरिएबिलिटी होती है, इस वजह से। तो डायनामिक टेस्टिंग जो है वो नहीं होती। तो स्टिमुलेशन टेस्ट होते हैं डेफिशिएंसी को डायग्नोस करने के लिए। हमने देखा कि हम स्टिमुलेशन टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें हम कोई ना कोई नॉन एक स्टिमुलस दे रहे हैं और फिर हम पिट्यूटरी का रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं। जिससे यहाँ पर हमने इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट देखा था ग्रोथ हार्मोन के लिए और ACTH के लिए। TRH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है TSH के लिए, ठीक है। तो ये हमने हार्मोन डेफिशिएंसीज देखी। फिर हमने हार्मोन एक्सेस के लिए देखा कि जैसे प्रोलैक्टिन है तो रैंडम जो सीरम प्रोलैक्टिन मेजरमेंट होती है वो मतलब सफिशेंट होती है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। सीरम प्रोलैक्टिन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सिक्रीशन पल्सेटाइल नहीं होती, हाईली पल्सेटाइल, ठीक है। दो ये वैसे स्ट्रेस के साथ बढ़ सकता है लेकिन इसकी पल्सेटाइल नहीं है। जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन या एक्रोमेगैली, अब क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की पल्सेटाइल सिक्रीशन हो रही है तो इस वजह से हाई रैंडम लेवल अगर आपको मिल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन के तो ये कंफर्म नहीं करता कि ये एक्रोमेगैली है, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके पल्सेटाइल नेचर की वजह से उसकी डायग्नोसिस के लिए फ़र्दर हमें फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना होता है। हम सिर्फ सीरम ग्रोथ हार्मोन पे रिलाई नहीं कर सकते, जिस तरह प्रोलैक्टिन में भी कर रहे थे, यहाँ नहीं कर सकते पल्सेटाइल नेचर की वजह से। तो हम फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हमने ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज ने क्या करना होता है कि ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करना होता है। सप्रेस ही नहीं किया, बड़ी हुई है सीरम में ग्रोथ हार्मोन, इसका मतलब है कोई उसका एक्सेस है। इसी तरह सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसके ज़्यादा लेवल हमें मिल रहे हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं, लिवर बनाता है ना, तो ये भी इसमें डायग्नोस्टिक है। देन लास्टली ACTH या कुशिंग डिजीज़ में हमने क्या करना होता है कि रैंडम जो प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल है ये इसमें अनरिलायबल होते हैं। रैंडमली हम वो नहीं करवा सकते प्लाज्मा कोर्टिसोल। इसकी डायग्नोसिस में हमें फिर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाना होता है ताकि फीडबैक कंट्रोल देखें कोर्टिसोल का, या फिर हमें 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल, लेट नाइट सिलाइवरी कोर्टिसोल, इस तरह के फिर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम आगे रेलेवेंट टॉपिक्स में देखेंगे। लास्टली हमने इमेजिंग डिस्कस की कि रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो पिट्यूटरी में करवाई जाती है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंसिडेंटलोमास के बारे में मैंने आपको बताया कि हेल्दी मिडिल एज पीपल में 10% ये कॉमन है, होते एसिम्टोमेटिक हैं, स्मॉल माइक्रो एडिनोमास। लेकिन MRI हम सिर्फ तब करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सस्पिशन है पिट्यूटरी डिजीज़ का, ठीक है। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन याद रखिए, पिट्यूटरी ट्यूमर दो तरह के होते हैं, साइज़ की बेसिस पे क्लासीफाई किया है। मैक्रो एडिनोमा मोर देन 10 मिलीमीटर, माइक्रो एडिनोमा लेस देन 10 मिलीमीटर। और लास्टली एक और इन्वेस्टिगेशन मैं आपको बताऊं, बायोप्सी और हिस्टोलॉजी। सर्जिकली हम जो बायोप्सी करते हैं ये भी एक्चुअली थेरेप्यूटिक ऑपरेशन का पार्ट होता है, परफॉर्म की जाती है, यानी ट्यूमर का रिमूवल। डायग्नोसिस के लिए नहीं करते, जब हमने ट्रीट किया ट्यूमर को रिमूव किया फिर उसकी जो है सर्जिकल बायोप्सी की जाती है, ठीक है। और कन्वेंशनल हिस्टोलॉजी, उसमें क्या होता है कि ट्यूमर को हम क्लासीफाई करते हैं, क्रोमोफोब यानी नॉन फंक्शनल है, एसिडोफिल कहेंगे किसको, जो प्रोलैक्टिन है या ग्रोथ हार्मोन अगर वो सिक्रीट कर रहा है, प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन, ये दो नाम याद रखें, तो वो एसिडोफिल होगा। अगर ACTH सिक्रीटिंग है तो उसको हम बेजोफिल कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है हिस्टोलॉजी की बेसिस पे, क्रोमोफोब नॉन फंक्शनल, एसिडोफिल जो प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन बनाए, बेजोफिल जो ACTH बनाए, ठीक है। एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी होती है, उसमें फिर हमें स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीटिंग कैपेसिटी कंफर्म होती है, ठीक है, लेकिन वो इतना रिलायबल प्रोडिक्टर नहीं है ट्यूमर ग्रोथ पोटेंशियल का। विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी हमने देखी क्योंकि ऑप्टिक याज्म में फिर हम पेरीमेट्री वगैरह करवाते हैं। दैट्स इट, यहाँ पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमने देखी। इनाम दानिश में भी थोड़ा सा देख लें, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पोर्शन होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
एडिनोहाइपोफाइसिस क्या बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का स्टोरेज फंक्शन होता है। कुछ हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, फिर वो स्टोर इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं और फिर बाद में रिलीज़ होंगे, जिसमें ये ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक है। ठीक है, अब ये टेबल है जिसमें फीचर्स हैं पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेस के और डेफिशिएंसी के। तो TSH अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका तो नहीं गिवन, उसकी डेफिशिएंसी में क्या होगा? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ACTH बहुत ज़्यादा होगा तो कुशिंग सिंड्रोम, डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी तो सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल फेलियर यानी एडिसन डिजीज़ के फीचर्स होंगे। प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो गैलेक्टोरिया, एमिनोरिया, हाइपोगोनेडिज्म। FSH LH की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हाइपोगोनेडिज्म एंड इनफर्टिलिटी होगी। मेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंस, गायनेकोमेशिया, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग ड्यू टू हेयर लॉस। फीमेल्स में ओलिगोमेनोरिया एंड या फिर एमिनोरिया। बोथ सेक्सेस में लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। ठीक है, ये सारा FSH और LH की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। लास्टली ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो एक्रोमेगैली, कम होगा तो क्या होगा? मसल की वीकनेस होगी एडल्ट्स में, लेथार्जिक हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा। ADH अगर कम होगा तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको कुछ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिजीज़ वाले लोग आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डाइवर्स क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। पिट्यूटरी डिजीज़ के जो सिम्टम हैं वो वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो अफेक्ट हुआ है, और अगर उसमें कोई मास इफेक्ट है तो उस हिसाब से होंगे। जेंडर और एज का डिफरेंस भी आता है। देखिए, अगर यंग वुमेन आ रही है आपके पास तो मोस्ट कॉमनली वो कैसे आएगी? सेकेंडरी एमिनोरिया के साथ, यानी पहले उसको पीरियड्स आ रहे थे लेकिन अभी उसकी सेसेशन ऑफ पीरियड्स हुई है, या गैलेक्टोरिया के साथ मिल्क प्रोडक्शन ऑफन ड्यू टू, क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से जो है गैलेक्टोरिया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर साइंस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आ रही है पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस की डिजीज़ के साथ तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, और अगर कोई मैन है किसी भी एज का तो उसमें हाइपोगोनेडिज्म के सिम्टम्स कम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे ही वो एजड है, पोस्ट मेनोपॉजल है, और एजिंग की वजह से भी नेचुरल डिक्लाइन आता है इन द लिबिडो या चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल पोस्ट मेनोपॉजल में, तो ये सिम्टम्स कम होंगे। कॉन्सिक्वेंटली वो आगे जाके मास इफेक्ट्स की वजह से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी विजुअल फील्ड इफेक्ट वगैरह कि आज़मा कंप्रेस हो रहा है, उस तरह के सिम्टम के साथ आएंगे। ठीक है, ओल्ड एज का आपको इम्पैक्ट पता हो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिजीज़ेस जो होती हैं इनकी प्रेजेंटेशन ओल्ड एज में अफेक्ट होती हैं। आजकल तो पेशेंट इंसिडेंटलोमा के साथ आते हैं, CT या MRI करवाते हैं किसी और चीज़ के लिए, उसमें पता चल जाता है इनको पिट्यूटरी ट्यूमर है। ठीक है, ओल्ड एज में क्या है कि लार्ज ट्यूमर क्या करेगा? विजुअल डिस्टर्बेंस कराता है। ओल्ड एज में इस वजह से लेट प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि अर्ली सिम्टम जैसे एमेनोरिया या सेक्सुअल डिसफंक्शन ये ओल्ड एज में इतने रिकॉग्नाइज नहीं होते, क्योंकि नेचुरली उनकी जो है हाइपोगोनेडिज्म की वजह से, तो आगे जाके लेट फीचर है, लेटली वो प्रेजेंट करेंगे विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ। ठीक है, इसी तरह ओल्ड एज में अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो कोइंसिडेंटली मिला है, कोई उन्होंने करवाई MRI वगैरह, उसमें पता चला कि ये पिट्यूटरी ट्यूमर है, तो उसको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत स्लो ग्रोथ है, सिम्टम भी नहीं करवा रहा, विजुअल अपरेटस भी उसका इन्वॉल्व नहीं हुआ, पेशेंट ठीक ठाक है, तो उसमें ओल्ड एज में फिर उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है उसका पोस्ट मेनोपॉजल वुमन पर लेस इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो पहले से फिजियोलॉजिकली हाइपोगोनेडल है। लेकिन अगर उनको कोई मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा है, बहुत बड़ा ट्यूमर है जो मास इफेक्ट करवा रहा है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर्स। तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स मोस्ट कॉमन कॉज हैं पिट्यूटरी डिजीज़ की, और ये वैसे यूजुअली मैंने आपको बताया शुरू में भी कि बिनाइन एडिनोमा बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो प्राइमरी जो कार्सिनोमा है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो वैसे रेयर होता है, लेकिन मेटास्टेसिस ट्यूमर जैसे प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर, लंग या किडनी की मेटास्टेसिस होती है पिट्यूटरी में, ये हाइपोथैलेमस में हो सकती है, और मतलब हाइपोथैलेमस में होती है इसकी मेटास्टेसिस, और फिर वो पिट्यूटरी के फंक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कॉमन वैसे एडिनोमाज हैं। क्या क्लिनिकल फ़ीचर होंगे? 3 तरह के डिपेंड करता है क्लिनिकल फ़ीचर 3 फैक्टर पर। एक तो वो ट्यूमर जो है उसका साइज़, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उसका साइज़ कितना है, और उसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
ठीक है, यानी लोकल कॉम्प्लिकेशंस जो करवाएगा। दूसरा फैक्टर है कि उसमें वो ट्यूमर जो है वो हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन भी करवा सकता है। तीसरा है तो उस हिसाब से साइन एंड सिम्टम होंगे। तीसरा, हाइपो सिक्रीशन भी करवा सकता है हार्मोन की, क्योंकि वो आसपास वाले नॉर्मल टिश्यूज़ को वो कंप्रेस कर रहा है, तो उनकी हाइपो सिक्रीशन करवाएगा, तो उसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम होंगे। तो 3 तरह के हिसाब से क्लिनिकल फीचर होंगे। ठीक है, एक हो गया मास इफेक्ट, जो ट्यूमर ग्रो कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और दूसरा हाइपोपिट्यूटरिज्म, साथ वाले नॉर्मल हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज करेगा, तो उनकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, हार्मोन एक्सेस भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनिंग जो पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं ना, जैसे प्रोलैक्टिनोमा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमा, ये बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। या फिर इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है, जब CT या MRI स्कैन करवाया जाएगा अनरिलेटेड रीज़न के लिए, जैसे माइग्रेन के लिए या ट्रॉमा के लिए, फिर उसको पता चला कि इनको तो पिट्यूटरी ट्यूमर है, तो उनको फिर हम कहते हैं इंसिडेंटल लोमा। ठीक है, उसमें अब आ रहा है लोकल कॉम्प्लिकेशंस। अपवर्ड एक्सटेंशन, ऊपर अगर एक्सटेंड करेगा तो क्या करेगा, ये ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा ट्यूमर, तो विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा। लेटरली अगर एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, कैवर्नस साइनस में जाएगा, क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6 की कंप्रेशन करवाएगा। ड्यूरा मैटर को अगर स्ट्रेच करेगा तो उससे हमें पता है हेडेक होगा, मोस्ट कांस्टेंट, लेकिन ये लीस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है। ठीक है, इसके लिए ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है, ट्यूमर्स में हेडेक होता है ड्यूरा की स्ट्रेच की वजह से। और इसी तरह हाइड्रोसेफेलस कराएगा, क्योंकि CSF के फ्लो को ये इंटरप्ट करेगा। ठीक है, तो कॉमन तरह के सेलर मासेस आपको पता होने चाहिए। सेलर टर्शिका में है ना पिट्यूटरी, तो सेलर मास कौन से होंगे, एक होगा इंट्रासेलर, सुप्रासेलर, पैरासेलर। यानी इंट्रासेलर सेलर टर्शिका के अंदर है ट्यूमर। मोस्ट कॉमनली जो पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमाज होते हैं, जो 10 मिलीमीटर से बड़े होते हैं, वो जिनमें नॉन फंक्शनिंग एडिनोमाज मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप है, वो इसमें आती है, इंट्रासेलर होती है। ठीक है, होती है नॉन फंक्शनिंग। सुप्रासेलर क्या है, जो अबव द सेलर टर्शिका हो, इसमें आप याद रखिए क्रेनियोफेरिंजोमा आते हैं। पैरासेलर जो बिसाइड्स द सेलर टर्शिका, उसमें मेनिंजोमा आके इसको कंप्रेस करेगा, वो पैरासेलर में आ गया। तो इंट्रासेलर, सुप्रासेलर, पैरासेलर, ये कॉमन टाइप्स ऑफ सेलर मासेस है। लोकल कॉम्प्लिकेशंस देखिए, अब इंक्रीज हार्मोन सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, एसिडोफिलिक एडिनोमा मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन की होगी तो एक्रोमेगेली होगी सिम्टम्स में, या जैगैनेटिज्म होगा। ठीक है, अगर उसको कोई पिट्यूटरी का बेसोफिलिक एडिनोमा है तो उसमें ACTH ज़्यादा सिक्रेट होगा, उससे उस पेशेंट को कुशिंग डिजीज़ वाले सिम्टम होंगे या नेल्सन सिंड्रोम के सिम्टम होंगे। नेल्सन सिंड्रोम जैसे जब दोनों एड्रीनल्स बायलेटरल एड्रीनलेक्टमी की जाती है एज ए ट्रीटमेंट फॉर कुशिंग डिजीज़, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिर कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें पिट्यूटरी इनलार्ज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होगी स्किन की, ACTH के लेवल बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम। ठीक है, जब दोनों एड्रीनल्स निकाल दिए जाते हैं कोर्टिसोल के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर भी ACTH अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से नेल्सन सिंड्रोम वाले फीचर्स होंगे अगर बेसोफिलिक एडिनोमा है। अगर हार्मोन एक्सेस में देखें, अगर क्रोमोफोब एडिनोमा है तो वो उसको हम प्रोलैक्टिनोमा भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन करेंगे। नॉन फंक्शनिंग अगर एडिनोमा है, कोई अपेरेंट एक्सेस हार्मोन नहीं बना रहा तो उसको हम नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा कहते हैं, तो ये ज़्यादातर क्रोमोफोब ही होते हैं। तीसरे हमने कहते हैं हार्मोन की कम सिक्रीशन, उसमें क्या होगा, कम सिक्रेट हो रहा है साथ वाला नॉर्मल टिश्यू, क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है ट्यूमर उस वजह से, तो उसमें शॉर्ट स्टेचर अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है ड्यू टू द कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके अलावा पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, सारे जो हार्मोन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, ये पिक्चर देखिए कितनी अच्छी सी बनी हुई है, जिसमें कॉमन सिम्टम और साइंस गिवन है सस्पेक्टेड पिट्यूटरी डिजीज़ वाले पेशेंट में। लोकल कॉम्प्लिकेशन हार्मोन एक्सेस वाली और हाइपोपिट्यूटरिज्म। लोकली वो क्या करेगा, कंप्रेस कर रहा है। अब मास इफेक्ट्स उसमें आते हैं हेडेक, विजुअल फील्ड इफेक्ट, हाइपर प्रोलैक्टिन डिस्कनेक्शन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, डिप्लोपिया क्योंकि कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व हुआ है, नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं, 3rd 4th, और अक्यूट इन्फाक्शन या एक्सपेंशन जिसको हम पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कहेंगे। ठीक है, दूसरा है हार्मोन एक्सेस की वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगी तो गैलेक्टोरिया, एमिनोरिया, हाइपोगोनेडिज्म। एक्रोमेगेली में हेडेक, स्वेटिंग, चेंज इन द शू एंड रिंग साइज़। कुशिंग डिजीज़ वाले अगर हो रहे हैं, कुशिंग बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो वेट गेन, ब्रूजिंग, मायोपैथी, हाइपरटेंशन, स्ट्राया, डिप्रेशन।
फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म, हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो लेथार्जी। गुनेडोट्रोफिन अगर कम होंगे तो लेथार्जी, लॉस ऑफ लिबिडो, हेयर लॉस, एमेनोरिया। ACTH की डिफिशिएंसी से लेथार्जी, पोस्चरल हाइपोटेंशन, पेलार, हेयर लॉस। TSH की डिफिशिएंसी लेथार्जी करवाएगी। और वेजोप्रेसिन यूजुअली जो पोस्ट सर्जिकल है तो उसकी डिफिशिएंसी से थर्स्ट एंड पोलीयूरिया वाले इस तरह के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो ये क्लिनिकली पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करेगा, लोकल कॉम्प्लिकेशंस या हार्मोन एक्सेस के साथ या हाइपोपिट्यूटरिज्म के साथ। 2 तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, मैक्रो एडिनोमा 10 मिलीमीटर से बड़ा, माइक्रो एडिनोमा 10 मिलीमीटर से छोटा डायमीटर में। तो याद रखिएगा, हेडेक जो है फ्रीक्वेंट सिम्टम होता है क्योंकि ड्यूरा जो डायाफ्रामा सेला है उसकी स्ट्रेच हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ड्यूरा कवर कर रही है, उसके स्ट्रेच की वजह से पेन होता तो नॉन स्पेसिफिक है और किसी और हेडेक के लिए मिस्टेकन हो सकता है। दूसरा, विजुअल फील्ड इफेक्ट जो है ये एक क्रिटिकल कंसर्न होता है क्योंकि पिट्यूटरी के बिल्कुल ऊपर ऑप्टिक कियाज़म है, तो इसलिए फिर बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा, यानी पेरिफेरल विजन दोनों आइज़ का जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विजुअल फील्ड इफेक्ट बाकी कंडीशंस में भी हो सकता है, यानी बाकी कोई और तरह का भी मतलब विजुअल फील्ड इफेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ से कंप्रेस कर रहा है। अगर वो ऑप्टिक नर्व को ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है तो यूनिलेटरल विजुअल एक्विटी लॉस होगी या ब्लाइंड स्पॉट स्कोटोमा बनेगा एक आंख में। अगर ऑप्टिक ट्रैक कंप्रेस हुआ है तो फिर उसमें होमोनिमस हेमिएनोपिया होगा, यानी सेम हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड इन बोथ आइज़ जो है लॉस होंगे, सेम हाफ दोनों आंखों का, एक का लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट, होमोनिमस हेमिएनोपिया। ठीक है, और अगर क्याज़मा हुआ है तो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा, पेरिफेरल दोनों का लॉस होगा। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो उसमें ऑप्टिक एट्रोफी होगी, ऑफ्थेल्मोस्कोपी भी पता चलेगा। इसी तरह पेशेंट्स में जैसे क्रेनियल नर्व की पाल्सीज, क्योंकि वो कैवर्नस साइनस में अगर ट्यूमर एक्सटेंड कर रहा है लेटरली तो 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व अफेक्ट होंगी। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की ट्यूमर में वैसे ये लेस कॉमन होता है, लेकिन अगर उसमें जा रहा है कैवर्नस में तो ये अफेक्ट होंगी और डिप्लोपिया, डबल विजन होगा या पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस होगा, मिस अलाइनमेंट ऑफ आई। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। ये एक रेयर लेकिन सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें सडन ब्लीडिंग होती है इनटू या इन्फेक्शन हो जाता है, यानी टिश्यू डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। पिट्यूटरी ट्यूमर में इन्फेक्शन हुआ या उसमें सडन ब्लीडिंग हो जाती है ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी। तो उसमें क्या होगा कि एब्रप्ट ट्यूमर की एक्सपेंशन होगी तो सीवियर किस्म का सडन हेडेक होगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ लोकल सिम्टम्स होंगे, सडनली विजुअल लॉस या डिप्लोपिया, अक्यूट ऑनसेट ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, सारे हार्मोन्स की सडन डेफिशिएंसी होगी। और एक और इससे आपको रिलेटेड चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉन जो पिट्यूटरी होते हैं, नॉन हेमरेजिक इन्फेक्शन भी एक होती है। ये तो हमने पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हमने कहा हेमरेज हुआ है ना अचानक से या इन्फेक्शन हुआ है, नॉन हेमरेजिक इन्फेक्शन नॉर्मल पिट्यूटरी में भी हो सकता है क्योंकि कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की वजह से, जैसे सीवियर अगर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज होती है जिसको हम शीहान सिंड्रोम कहते हैं उसमें भी होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में भी नॉन हेमरेजिक इन्फेक्शन पिट्यूटरी की हो सकती है और इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इन्वेस्टिगेशंस देखें पिट्यूटरी ट्यूमर्स में क्या करवाएंगे। सबसे पहले तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम उसके इम्पैक्ट को हमें पता चले। तो एक्सरे, लेटरल व्यू, उसमें हमें सेला टर्शिका की इनलार्जमेंट ही सिर्फ नज़र आ सकती है। MRI जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो MRI होती है, ठीक है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की इमेजिंग के लिए, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन इसमें ज़्यादा है। CT जो है अगर MRI अनअवेलेबल है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर हम CT स्कैन करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा विजुअल फील्ड के लिए फिर विजुअल फील्ड इफेक्ट को देखने के लिए पेरीमेट्री और उसमें अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया पता चलेगा या बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। सीरम हार्मोन लेवल इफ़ अगर डेफिशिएंसी है या एक्सेस सस्पेक्टेड है तो उस हार्मोन का सीरम लेवल करवाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो है हमने हिस्टोलॉजी करवानी होती है। ठीक है, जब इमेजिंग में हमें डायग्नोसिस पता चली तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ट्यूमर टाइप के लिए हम हिस्टोलॉजी करवाते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे टिश्यू की, उसको सर्जिकली रिमूव करके फिर। और इसके अलावा पिट्यूटरी फंक्शन असेसमेंट भी की जाती है। सारे पेशेंट जिनका पैरासेलर मास होता है, पैरासेलर जो साइड वाला था, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करनी होती है पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन की। ठीक है, ताकि हमें हार्मोन डेफिशिएंसी या एक्सेस का पता चले। तो हमने पैरासेलर मास में पिट्यूटरी फंक्शन असेस करना है।
अब आती है मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो मैनेजमेंट पिट्यूटरी ट्यूमर की डिपेंड करता है उस कौन सी टाइप है, साइज़ कितना है, हार्मोनल एक्टिविटी और इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट हेल्थ। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई भी पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसमें फिर हमने अप्रोप्रिएट वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होगी। अर्जेंट ट्रीटमेंट होता है विजुअल प्रेशर। विजुअल प्रेशर के लिए हमने अर्जेंट ट्रीटमेंट देना होता है, यानी विजुअल पाथवे पर प्रेशर पड़ रहा है अगर एविडेंस है तो फिर हमें अर्जेंट इंटरवेंशन करनी होगी। ठीक है, अगर सिम्टम शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, ठीक है, तो उसमें फिर चांसेस हैं कि इसकी विजन जो है रिकवर हो सकती है, सही हो सकती है। अगर वो फुल रिकवरी अनलाइकली है, अगर यानी 4 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं, उस ट्यूमर ने ऑप्टिक याज्मा को कंप्रेस करके रखा है, तो फिर विजन वापस लाना मुश्किल होता है। क्रूशल स्टेप क्या होता है बिफोर द इमरजेंसी सर्जरी। अगर सेलर मास लेजन प्रेजेंट है तो अर्जेंट सर्जरी कंसीडर की जाती है। सीरम प्रोलैक्टिन हमने मस्ट मेजर करना है उसमें। अगर प्रोलैक्टिन के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, 5000 मिलीलीटर यूनिट पर लीटर या 236 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्रोलैक्टिन लेवल है, तो इसका मतलब है कि वो लेजन मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा हो सकती है। तो मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा जो है ना, वो डोपामिन एगोनिस्ट देने से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट जैसे केबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन अगर दें तो उससे वो रिस्पॉन्ड करेगा बहुत अच्छे से और श्रिंक हो जाएगा, तो फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज ट्यूमर है, विजुअल सिम्टम भी करवा रहा है, वो भी सही हो जाएगा इससे। तो जब भी सर्जरी करनी हो तो अर्जेंट सर्जरी में उससे पहले हमें सीरम प्रोलैक्टिन के लेवल ज़रूर मेजर करने होंगे। ठीक है, उसके बाद है सर्जिकल अप्रोच। डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन रिड्यूस द साइज ऑफ मैक्रोएडेनोमा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर में रिस्पॉन्स टू ऑक्ट्रियोटाइड, उनके लिए फिर ऑक्ट्रियोटाइड। सर्जिकल अप्रोच में ट्रांसस्फिनोइडल अप्रोच जो है ना पिट्यूटरी ऑपरेशन के लिए परफॉर्म की जाती है, जिसमें नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हम जाते हैं स्फिनोइड साइनस तक और फिर वहाँ से पिट्यूटरी तक, क्योंकि स्फिनोइड साइनस पिट्यूटरी के नीचे होता है। ठीक है, ये वैसे लेस इन्वेजिव मेथड है। दूसरी होती है ट्रांसफ्रंटल सर्जरी। ट्रांसफ्रंटल उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियोटोमी। इसमें क्या होता है, स्कल को ओपन करते हैं और वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स के लिए करते हैं, स्पेशली जिसमें बहुत ज़्यादा सुप्रासेलर एक्सटेंशन हो गई है, ऊपर चला गया है ट्यूमर, तो हम उसमें फिर ये क्रेनियोटोमी करते हैं। लेटरल जो एक्सटेंशन होती है ना, कैवर्नस साइनस में अगर ट्यूमर चला गया है तो उसमें फिर हमने रिसेक्ट करना होता है लेटरल एक्सटेंशन को। वो वैसे चैलेंजिंग है, लेकिन अब जो है एडवांस एंडोस्कोपिक टेक्निक से वो भी ईजी हो गया है। अच्छा, एक रिस्क होता है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोपिट्यूटरिज्म का। सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उनमें नॉर्मल एंडोक्राइन फंक्शन भी तो डैमेज होने का रिस्क है, और अगर ट्यूमर को रिमूव करते हैं जितना बड़ा साइज़ है उससे फिर रिस्क और ज़्यादा बढ़ता है। तो पिट्यूटरी के फंक्शन को सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्तों के बाद दोबारा टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है, रीटेस्ट हम करते हैं, ताकि कोई नया अगर डेफिसिट हुआ है तो वो पता चले। ठीक है, और प्री एग्जिस्टिंग जो डेफिशिएंसीज थी वो ट्यूमर के निकालने के बाद सही हो जाती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप और रेडियोथेरेपी। एमआरआई हमने 3 से 6 महीनों के बाद सर्जरी के बाद करवानी होती है। ठीक है, एमआरआई और रेजिडुअल ट्यूमर को असेस करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेजिडुअल ट्यूमर रह गया है और हिस्टोलॉजी में हमें कंफर्म हुआ है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर है, तो फिर उसमें फिर हम एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी कंसीडर करते हैं, ताकि फिर रिकरेंस ना हो। ठीक है, रेजिडुअल के लिए, रिकरेंस से बचाने के लिए। अच्छा, रेडियोथेरेपी की भी कुछ कंसीडरेशंस हैं, याद रखिएगा कि ये अर्जेंट थेरेपी के तौर पर यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसको महीनों से सालों से लग जाते हैं इफ़ेक्टिव होने के लिए। इसमें अक्यूट ट्यूमर स्वेलिंग का भी रिस्क होता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो रेडियोथेरेपी है उसमें सिग्निफिकेंट लाइफ लॉन्ग रिस्क होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म का, यानी 50 to 100% रिस्क होता है पहले 10 साल में कि उसमें फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। तो इसलिए फ्रैक्शन रेडियोथेरेपी में फिर हमें एनुअल पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाना होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वास्कुलर चेंजेस, ब्रेन ट्यूमर्स, ये भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन रेयर हैं। तो इसलिए जो हम रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं, जो रेजिडुअल ट्यूमर रह गया है, एमआरआई करवाई उसमें पता चला, तो उसके लिए अब जो है ना स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज हैं, उनमें क्या है, फोकस्ड टारगेट हम सिर्फ उस रेजिडुअल डिजीज़ पर ही सिर्फ टारगेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं।
तो फिर उससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज़। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स की अब मैनेजमेंट कैसे करें? नॉन फंक्शनिंग है तो ट्यूमर को उनमें हमें बार बार इमेजिंग हम करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं कुछ इंटरवल के बाद, और उसका साइज़ चेक करते हैं और देखते हैं कि वेदर रेडियोथेरेपी दी गई थी या नहीं। अगर छोटा स्मॉल नॉन फंक्शनिंग लेशन है तो वो मास इफ़ेक्ट नहीं करवाएगा, तो उसको सिर्फ हम न्यूरो इमेजिंग के ज़रिए मॉनिटर करेंगे, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर स्पेशली अगर क्लियर डायग्नोसिस नहीं बनी। दैट्स इट। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हैं कॉमन पिट्यूटरी एंड सिमिलर ट्यूमर्स की। तो प्रोलैक्टिनोमा का मोस्टली जो साइज़ है लेस दैन 10 मिलीमीटर माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा है। उसमें जो साइन एंड सिम्टम हो रहे हैं कॉमनली वो गैलेक्टोरिया, एमिनोरिया, हाइपोगोनेडिज्म, इम्पोटेंस। सम मोर देन 10 मिलीमीटर मैक्रो प्रोलैक्टिनोमास। बड़े जो होंगे ट्यूमर तो उसमें ये वाले सारे सिम्टम होंगे, प्लस हेडेक भी होगा, विजुअल फील्ड इफेक्ट और हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक्रोमेगैली है, ट्यूमर है या एक्रोमेगैली कंडीशन, तो उसमें मीडियम टू लार्ज होगा, यानी मोर देन 90 ऑफ स्कल एक्सरे एबनॉर्मल, ठीक है, स्कल एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा, मीडियम टू लार्ज है, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन पेशेंट है ना उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, विजुअल डिफेक्ट्स होंगे, हाइपोपिट्यूटरिज्म। कुशिंग डिजीज़ वाले में मोस्ट स्मॉल साइज़ होता है मोस्टली, कुछ केसेस में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, लेकिन ये कुशिंग वाले सिम्टम्स के साथ आएंगे, सेंट्रल ओबेसिटी, chance of observation, local symptoms are rare. नेल्सन सिंड्रोम, उसमें ऑफन लार्ज ट्यूमर होगा, एड्रीनलेक्टमी के बाद मैंने आपको बताया पोस्ट एड्रीनलेक्टमी होता है, पिगमेंटेशन होगी और लोकल सिम्टम्स भी कभी कभार हो सकते हैं। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर लार्ज होते हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट कराते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म। स्मॉल वन जो है पोस्ट मॉर्टम में मिलते हैं। क्रेनियोफेरेंजियोमा, ये ऑफन वेरी लार्ज होते हैं, सिस्टिक होते हैं, स्कल एक्सरे इसमें मोर देन 50% एबनॉर्मल होगा, और इनमें क्रेनियोफेरेंजियोमा में याद रखिएगा कैल्सिफिकेशन कॉमन है, तो ये हेडेक करवाते हैं, रेथ के पाउच से डेवलप होते हैं ना एंटी पिट्यूटरी में, हेडेक करवाएंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ग्रोथ फेलियर। 50% बिलो एज 20 होंगे, 15% जो है विद इन द सेला उसी के अंदर डेवलप करेंगे। उसके बाद लास्ट ये टेबल देखें, थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ हैं फॉर फंक्शनिंग एंड नॉन फंक्शनिंग हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी ट्यूमर्स। नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा है, तो उसमें फ़र्स्ट लाइन जो है हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्रो है, हेडेक, विजुअल डिफेक्ट्स ये करवा रहा है, तो इसलिए पहले सर्जरी। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी ज़्यादातर हमने करते हैं, या फ्रैक्शनड रेडियोथेरेपी, तो ये इसमें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होगा जो रेजिडुअल ट्यूमर रह गया। मेडिकल तो उसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक। फिर दूसरा है प्रोलैक्टिनोमा, उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले हमने उसमें डोपामिन एगोनिस्ट देने होते हैं, ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट क्या करेंगे, उस मैक्रो एडिनोमा को श्रिंक करेंगे। फिर सेकेंड लाइन उसमें आती है सर्जरी, और रेडियोथेरेपी भी उसमें सर्जरी है। अगर डोपामिन एगोनिस्ट से फ़ायदा नहीं हुआ या टोलरेट नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो फिर हम उसमें सर्जरी करते हैं, ठीक है, या रेजिस्टेंट है, मेडिकल थेरेपी से फ़ायदा नहीं हो रहा तो। और रेडियोथेरेपी भी सेकंड ऑप्शन होता है एग्रेसिव ट्यूमर्स के लिए, जो मेडिकल और सर्जिकल दोनों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर उस प्रोलैक्टिनोमा में हमने रेडियोथेरेपी करनी होती है, ठीक है। इसी तरह एक्रोमेगैली यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, उसमें पहले हम सर्जरी करेंगे, ठीक है, सर्जिकली उस एडिनोमा को रिमूव करेंगे। सेकेंड लाइन उसमें रेडियोथेरेपी है, सर्जरी के बाद भी डिजीज़ है, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नॉर्मली नहीं हो रहे, तो फिर हमने उसमें रेडियोथेरेपी करनी है, और ड्रग्स भी देंगे मेडिकल थेरेपी, जैसे सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, ऑक्ट्रोटाइड, लेंड्रियोटाइड, ठीक है, ये सप्रेस करेंगे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। या डोपामीन के एगोनिस्ट कैबरगोलिन, ये वैसे सोमेटोस्टेटिन से लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन ये भी सप्रेस करेगा उसको, ठीक है, जिनको प्रोलैक्टिन की भी साथ सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन के साथ, तो हम डोपामिन एगोनिस्ट या ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे इसमें आती है पेग्वीसोमेंट, ये क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक करेगी उसके रिसेप्टर्स पर, टारगेट टिश्यूज़ पर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लेवल को भी रिड्यूस करेगी, ठीक है, लेकिन ट्यूमर के साइज़ को या ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये इफेक्ट नहीं करती, रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है ग्रोथ, ठीक है। तो जो मेडिकल थेरेपी है वो नॉट रिलायबली कॉज मैक्रो एडिनोमा टू श्रिंक, उसको यानी श्रिंक नहीं करवा रही,
अनलाइक द डोपामीन एगोनिस्ट इन द प्रोलैक्टिनोमा, इसमें हमने पढ़ा था ना ये इसको श्रिंक कर रही थी, लेकिन एक्रोमेगैली में ये मेडिकल थेरेपी इसको श्रिंक नहीं कर रही, ये प्राइमरीली हम हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी और मेडिकल थेरेपी कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं फॉर इनऑपरेबल ट्यूमर विथ रेजिडुअल डिजीज़ आफ्टर सर्जरी टू कंट्रोल द ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्सेस एंड ट्यूमर ग्रोथ। ठीक है, हमने सर्जरी की फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, तो उसमें फिर हम एक्रोमेगैली के लिए रेडियो और मेडिकल साथ साथ यूज़ करते हैं। ट्यूमर को ये श्रिंक नहीं करती। कुशिंग डिजीज़ के लिए क्या है, कुशिंग डिजीज़ में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ACTH सिक्रेटिंग एडिनोमा है, सर्जरी करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, ट्रांस स्फीनोइडल सर्जरी। ठीक है, सेकेंड लाइन रेडियोथेरेपी होता है, जिसमें परसिस्टेंट या रिकरेंट डिजीज़ है तो हम रेडियोथेरेपी करेंगे। और मेडिकल भी आता है, स्टीरोइडोजेनेसिस इनहिबिटर ड्रग्स जो हैं, जैसे कीटोकोनाजोल, मेटिरापोन, ओसिलोड्रोस्टेट, ये ड्रग्स क्या करेंगी, कोर्टिसोल की सिंथेसिस को एड्रिनल ग्लैंड से ही ब्लॉक करेंगी, स्टीरोइडोजेनेसिस इनहिबिटर्स। या फिर हम पासीरियोटाइड एक सोमेटोस्टेटिन एनालॉग ही होता है जो ACTH की सेक्रेशन को ही डायरेक्टली इनहिबिट करेगा, ट्यूमर से ACTH ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो कोर्टिसोल को नहीं बना रही थी एड्रिनल से, पासीरियोटाइड जो है ACTH को ही नहीं बनने देगी। तो ये सेकंड लाइन में आती हैं, रेडियो और मेडिकल। कमेंट क्या है, मेडिकल थेरेपीज एज अ ब्रिज होती हैं टू कंट्रोल द हाइपर कोर्टिसोलिज्म while awaiting the effects of radiotherapy or in the patient awaiting surgery or those whom surgery is not curative, तो उनमें फिर हम ये ड्रग्स देंगे। बायलेटरल एड्रिनलेक्टमी भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके भी ड्रास्टिक है लेकिन इफ़ेक्टिव ऑप्शन होता है, कंसीडर हम कर सकते हैं। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर कम्प्लीटली रिसेक्टेबल नहीं है तो फिर इसमें हम एड्रीनस दोनों निकाल देते हैं। या अगर मेडिकल और रेडियोथेरेपी भी फेल हो गई हैं, हाइपर कोर्टिसोलिज्म सही नहीं हो रहा, तो परमानेंटली कोर्टिसोल को स्टॉप करने के लिए हम जो है दोनों एड्रीनल्स निकाल देंगे। फिर उसको पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, लास्ट है क्रेनियोफिरिंजोमा, उसमें फर्स्ट लाइन सर्जरी होती है क्योंकि उसका मास इफेक्ट है, विजुअल पाथवे को अफेक्ट कर रहा है, सर्जरी करके निकाल देंगे। मेडिकल में कह रहा है कि कोई रूटीन मेडिकल थेरेपी तो नहीं है क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट ही नहीं करते। ठीक है, सेकेंड लाइन इसमें फिर रेडियोथेरेपी आ जाता है। ठीक है, प्रोटॉन बीम थेरेपी हम करते हैं इसमें। अगर सर्जरी का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के बाद कुछ रेजिडुअल रह गया है तो फिर हम रेडियोथेरेपी करेंगे। तो ये सारी होगी थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़, किस तरह से हमने पिट्यूटरी के ट्यूमर्स को ट्रीट करना है।